Dear students, welcome to the class of Political Science. This is Dr. Sudhanshu. Today we will discuss European Political Thought, Part 2, in which we will focus on थॉमस हिल ग्रीन. तो आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में, जिसमें हम फोकस करेंगे यूरोपियन पॉलिटिकल थॉट या विचार, जिसमें हमारे आज के थिंकर हैं थॉमस हिल ग्रीन. तो अभी जब हम शुरू करते हैं किसी भी थिंकर को, तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि उसके लाइफ के बारे में जानना, उसकी सर्कमस्टेंसेस, उस समय का इतिहास क्या चल रहा था, उसके आसपास का माहौल कैसा था, समाज कैसा था, वैज्ञानिक जो उत्पादन हो रहे थे वो कैसे थे, या उनमें विज्ञान में कितना विकास हुआ, या सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास या धार्मिक विकास कितना हुआ था. इन सब चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है किसी भी थिंकर को समझने के लिए, क्योंकि हर थिंकर के लिखने की एक शैली होती है, उसका एक मतलब होता है उस थिंकर को समझने के लिए. जब तक आपको उसके आसपास का आइडिया नहीं होगा, तब तक किसी भी थिंकर को समझ पाना बहुत मुश्किल होगा. क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जब हम पढ़ते हैं तो एक ही वर्ड के, एक ही शब्द के बहुत से मीनिंग होते हैं. तो हम एग्जैक्टली जो हमारा कनोटेशन हो वो उस थिंकर का भी कनोटेशन हो, इस चीज को समझने के लिए हमको उनके जीवन पे और उसके आसपास की परिस्थितियों पे जरूर फोकस करना चाहिए. तो हम शुरू करते हैं ग्रीन्स की लाइफ पे, उनके जीवन पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है या किस परिस्थितियों में वो पैदा हो रहे हैं. जैसा कि यहाँ पे लिखा है, born on April 7, 1836. अब इस पे फोकस करना है कि 1836 क्या पीरियड है और कहाँ पे. ब्रिटेन, यॉर्कशायर में पैदा हो रहे हैं, ब्रिटेन के अंदर. तो यॉर्कशायर एक शहर है जहाँ पे ब्रिटेन नाम के एक गांव में ये पैदा होते हैं. अब इनके फादर जो हैं, हिज फादर वाज अ रेक्टर. तो हम पता लगा सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली में थे और एक रेपुटेड फैमिली थी इनकी, जहाँ पे इनकी शिक्षा और जो आसपास का जो माहौल था काफी अच्छा था. लेकिन जैसे हम अभी देखेंगे, ही लॉस्ट हिज मदर व्हेन ही वाज 1 year old. जब वो 1 साल के थे तभी उनकी माता का देहांत हो जाता है. इसलिए ये एक तरह से माँ का जो प्यार होता है उसका अभाव रहा. लेकिन इनके पिताजी एक संभ्रांत घर के व्यक्ति थे, तो इनकी शिक्षा दीक्षा में ऐसी कोई कमी नहीं आती. ऑल्दो ये लगभग 14 साल तक इनकी जो शिक्षा हुई वो शिक्षा घर पे ही हुई. इनको इनके पिताजी ने घर पे ही पढ़ाया और वो शिक्षा स्टैंडर्ड ऐसा नहीं था, कम था, वो शिक्षा अच्छी हुई इनकी. बाद में इनको एक अच्छे स्कूल, रग्बी स्कूल में भेजा जाता है, जिसमें 1850 से 1855 तक वो वहां पे शिक्षा दीक्षा होती है इनकी. अब ऐसा नहीं कि ग्रीन एक बहुत बचपन से मेधावी प्रतिभा के व्यक्ति रहे हों. एक ग्रीन वॉज अ लेजी स्टूडेंट, एक आलसी स्टूडेंट थे. ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बुद्धिमान थे, या बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि तीव्र माइंड, या जिसको हम कहते हैं शार्प माइंड, ऐसा कुछ भी नहीं था. ग्रीन एक आम स्टूडेंट्स की तरह थे, और आम स्टूडेंट से भी लोअर, जो कह सकते हैं लेजी स्टूडेंट, जो ज्यादा ऐसा नहीं कि दिमाग उनके पास कम था, दिमाग बहुत तेज था, लेकिन ये काम करना नहीं चाहते थे या उस दिमाग को वो उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते थे. लेकिन इनके जो दोस्त थे हेनरी सिडविक, बाद में इनसे काफी आर्गुमेंट भी होता है. बाद में ये काफी इनके साथ आर्गुमेंटेशन एकेडमिक चीजों पे भी होता है, आर्गुमेंट होते हैं और उनके तर्क वितर्क होते हैं. ये इन्होंने जो हेनरी सेडविक है, इनका काफी प्रभाव पड़ता है और ये इनको सीरियस करते हैं. ये इनको बोलते हैं कि सीरियसली एकेडमिक्स पे ध्यान देने के लिए बोलते हैं, और लाइफ में भी सीरियस होने के लिए बोलते हैं, ताकि जो चीजें ये सोच रहे हैं, जो चीजें ये बोल रहे हैं, उसको लिखना भी सीखते हैं. कि अगर इससे पहले ये लिखते नहीं थे, ये लिखते हैं. और अगर ग्रीन की लाइफ को हम देखें तो ग्रीन एक ऐसे समय में है जब बहुत से क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं. अगर हम मार्क्स को देखें तो मार्क्स का भी आइडिया आ चुका है उस समय,
जब ये बड़े हो जाते हैं उस समय तक तो आ चुका है मार्क्स का आइडिया, लेकिन बचपन में हेगल जैसे जो फिलोसोफर है उनका बहुत असर पड़ता है। और उसी समय में ग्रीन ज्वाइंड द बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड। अब ये इनकी जो एकेडमिक चीजें हैं, जो उनका एकेडमिक कैलिबर जो बड़ा हो रहा है, जिस तरह से ये अध्ययन अध्यापन की क्षेत्र में आते हैं और नए विचार लाते हैं, यहाँ से इनका ऑक्सफोर्ड में जब ये जाते हैं तो नए सिरे से नए चीज़ों से जुड़ते हैं और वहाँ पे ही ये हेगल को पढ़ते हैं, नई चीज़ें। और उस समय जो कंटेम्प्रेरी जो डिबेट सोशलिज्म की चल रही थी उसको भी पढ़ते हैं, और उससे पुराने सारे थिंकर्स, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में प्लेटो और एरिस्टोटल से लेके तमाम सारे जो राजनीतिक चिंतन होते हैं या पॉलिटिकल थॉट्स होते हैं उसको पढ़ते हैं। उस चिंतन का काफ़ी इन पे प्रभाव पड़ता है और ये धीरे धीरे एकेडमिक जो चिंतन है उसमें आगे बढ़ते हैं। अब उस समय क्या परिस्थिति थी? वेयर ही मेट बेंजामिन जोवेट हु ब्रॉट हेगल्स राइटिंग इन इंग्लिश। जहाँ पे ऑक्सफोर्ड के अंदर भी, जैसे हमने बताया कि हेगल के आइडिया, हेगल का आइडिया उससे पहले, क्योंकि हेगल जर्मन में लिखते थे, जैसे हम जानते हैं हेगल को कि जर्मन लैंग्वेज में लिखते हैं। इनका जो आइडिया था डायलेक्टिक आइडिया, या फिलॉसफी में बहुत बड़े नाम है हेगल, सिर्फ जर्मनी के अंदर ही नहीं पूरे यूरोप के अंदर, आजकल तो पूरे विश्व के अंदर अगर कोई फिलॉसफी पढ़ता है तो हेगल को जरूर जानता है। और उस समय तक हेगल को जर्मनी के अलावा बाहर दूसरे फ्रांस में, यूरोप में और फ्रांस या इटली में तो पढ़ाया जाता था, लेकिन इंग्लैंड के अंदर तक हेगल नहीं आए थे। उसके बाद ये बेंजामिन जोवेट जो हैं, जो उस हेगल की राइटिंग्स को, उनका जो फिलॉसफी है, जो डायलेक्टिक आइडियलिज्म की फिलॉसफी है या पूरे जो उनकी कृतियां थी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और साथ ही साथ उसको एकेडमिक्स में भी लाते हैं। अब यहां पे देखेंगे, इसके बाद ग्रीन हैड बीन इन्वॉल्व इन लोकल पॉलिटिक्स फॉर मैनी ईयर्स। इससे पहले मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे कि ये जो फेज है, ये जब ये ऑक्सफोर्ड में जाते हैं, उसके बाद एकेडमिक्स में जाते हैं, तो लोकल पॉलिटिक्स उस समय क्या थी? उस समय तक जो, जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने बात की कि मार्क्स का आइडिया आना शुरू हो जाता है, और मार्क्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अलग तरीके से सोशलिज्म का आइडिया बहुत लोग डिराइव कर रहे हैं। जो समाजवाद है, समाजवाद का आइडिया जो सोसाइटी में प्रिवेल करने लगता है। अब वो समाजवाद का आइडिया आता ही क्यों है? समाजवाद का आइडिया इसलिए आता है क्योंकि उस समय तक कैपिटलिज्म जो है, जो पूंजीवाद है, वो पूरी तरह से हावी हो जाता है यूरोपियन समाज में पूरा। और अगर देखें तो जो ब्रिटिश समाज है उसके अंदर भी पूंजीवाद का एक बोलबाला होता है, पूरी तरह से प्रैक्टिकल, क्या प्रॉफिट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज आ जाती हैं और कॉलोनाइजेशन भी हो जाता है, कॉलोनीज बनाना शुरू करते हैं। ब्रिटेन की अगर हम देखें 1836 के बाद इस समय तक, इनके बड़े होने तक, इंडिया भी ब्रिटेन की कॉलोनी बन चुका है। उस समय तक काफ़ी हद तक जो व्यापार है ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू करने तो व्यापार आए थे, लेकिन इंडिया पे काफ़ी हद तक कब्जा भी हो जाता है। तो उस समय तक एक इकोनॉमिक कॉलोनी की तरह यूज हो रहा है इंडिया, और इंडिया ही नहीं, तमाम सारे देश जो हैं ब्रिटेन की कॉलोनी बन जाते हैं। और ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए। साइंटिफिक डेवलपमेंट मतलब जो वैज्ञानिक विकास है उसकी वजह से जो है तकनीकी का विकास होता है, और तकनीकी के विकास की वजह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण जो है वो बहुत तेजी से होता है। अब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोज एंड कॉन्स हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण का, औद्योगिकरण ने एक तरफ जो उत्पाद हैं उनको तेजी से बढ़ाया। पहले किसी चीज को पाने के लिए आपको बहुत देर वेट करना पड़ता था, अब ये मशीन से बनने लगे तो बहुत तेजी से काम होने लगा। लेकिन इस मशीन के आने से मानव भी मशीनीकरण हो गया, मानव का भी मशीनीकरण होने लगा। मतलब जो आदमी भी है वो अपने आप को मशीन की तरह ट्रीट करने लगा, और एक दूसरे आदमी के जो रिलेशंस हैं वो भी मशीन की तरह हो गए। इससे वहाँ के जो समाजवादी लोग थे, या जो मानवतावादी लोग थे, या जो सीधे सीधे उदारवादी या पूंजीवादी लोग नहीं थे,